देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने बेहतर कल का निर्माण करना है। आप लोगों को कल की तारीख में एक ऐसा वृक्ष बनना है जिस वृक्ष की छांव के तले आपके परिवार के अन्य लोग विश्राम करेंगे, अर्थात सुख का जीवन व्यतीत करेंगे। और वो तब होगा जब आप अपनी कलम को मजबूती प्रदान करेंगे, अर्थात आप अपनी प्रतिभा का सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे और एक इतिहास रचेंगे जिस कारण से आपकी ख्याति दूर दूर तक होगी। और यकीनन आप यदि मेहनत करेंगे तो मेहनत आपको निराश नहीं करेगा। आपकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी और आपको वो तमाम सफलताएं मिलेंगी जिसके आप वास्तविक हकदार हैं। मगर आपको अपने समय को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा, अपने शरीर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको समय को देना होगा। जिंदगी में मनोरंजन के साधन अनेक हैं, मगर उन साधनों से आपको वंचित होना होगा। आपको मुश्किलों को गले लगाना होगा, आपको दुख के साथ जीना होगा और तब जाकर के आप जो इतिहास रचेंगे वह इतिहास आपको सदा के लिए स्मरण रखेगा। तो इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आपके बीच में मैं हाजिर हूं एक और फिजिक्स का अध्याय लेकर के, जिस अध्याय का नाम है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोगों के पास जो भी समय शेष है, 15 फरवरी के दिन आप लोग एग्जाम में बैठिएगा, तो यह दिन भूलिए नहीं। इस दिन को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। आपका परीक्षा मंगलमय तरीके से जाए, यही प्रार्थना मैं माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। मगर लिखना तो आपको है, तो आपको तो मेहनत करना ही होगा। और जो आपके शिक्षक हैं वो आपके लिए दिन रात जब भी उनकी आंखें पलकें खुली रहती हैं आपके विषय में सोचते ही हैं, और सोचना उनका वास्तविक कर्तव्य भी है, क्योंकि उनको आपसे अनगिनत आशाएं हैं। तो उनकी आशाओं को पर भी आपको खड़ा उतरना है, आपको अपने माता पिता की आशाओं पर खड़ा उतरना है। इसलिए निरंतर अध्ययन जारी रखें। तो प्रथम प्रश्न है इस पाठ से कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो लिखेंगे नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में एक नाभिक टूट करके दो या दो से हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न इस पाठ से है जो नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके, परस्पर जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक में संलयन होता है, संलयन मतलब जुड़ाव होता है, संयोग होता है, मतलब दो हल्के नाभिक जो है सो परस्पर संयोग करते हैं तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। वहीं पर नाभिकीय विखंडन मतलब अलगाव। तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक जो है सो वो टूट करके वो दो हल्के नाभिकों में या फिर अनेक नाभिकों में विखंडित हो जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में अलगाव होता है, एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो दो या दो से अधिक जो नाभिक जो है वो परस्पर संयोग करते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख देंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से जो ऊर्जा संकट क्या है। तो लिखेंगे ऊर्जा संकट, ऊर्जा का संकट होना ही ऊर्जा संकट कहलाता है। और ऊर्जा संकट एक ऐसी स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब अधिकाधिक जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, लोगों की मांगों में बढ़ोतरी होती है। जैसे आप लोग ऊर्जा संकट को उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आज जीवाश्म ईंधन जितने भी ईंधन है उनका कहीं न कहीं आवश्यकता, उनकी मांग अधिक हो चुकी है। इस कारण से कोयले की खपत भी जो है सो काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने के कारण कोयले की कमी हो रही है। चाहे वो पेट्रोलियम हो गया अथवा डीजल हो गया, इसकी मांग आज सर्वाधिक है। तो इसका संकट कहीं न कहीं उत्पन्न हो रहा है। चाहे जल हो गया, पेयजल की समस्याएं भी आ रही हैं, तो जल का भी संकट हो जा रहा है। तो ये सब ऊर्जा के साधन है। तो जितने भी ऊर्जा के साधन है उनकी कमी होना ही ऊर्जा संकट कहलाता है। ठीक है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से है क्या जीवाश्म ईंधन
नवीकरणीय संसाधन है? कारण दे। तो लिखेंगे जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, और नहीं है उसका कारण दे देना है। तो लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन इसलिए है क्योंकि इसका भंडार सीमित है, और इसका हम लोग एक बार यदि उपयोग कर ले तो वापस से पुनः उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन नहीं है बल्कि अनवीकरणीय संसाधन है। प्रथमतः तो आप लिख दीजिएगा कि नहीं है नवीकरणीय, और क्यों नहीं है इस बात का भी उल्लेख हम लोग कर देंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना करें। तो लिखेंगे ऊर्जा के रूप में जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना निम्नलिखित है, और एक तरफ लिख दीजिएगा जीवाश्म ईंधन, दूसरी ओर लिख दीजिएगा सूर्य। जीवाश्म ईंधन वाले कॉलम में लिखिएगा यह ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है, और सूर्य वाले कॉलम में लिखिएगा यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन वाले कॉलम में लिखिएगा यह ऊर्जा का सीमित भंडार है, अर्थात इसका भंडार सीमित है मगर सूर्य का भंडार असीमित है। जीवाश्म ईंधन वाले कॉलम में और भी कुछ लिखने का मन हो तो लिख दीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण उत्पन्न होता है, मगर सूर्य एक ऐसी ऊर्जा है जिससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार यह तुलना लिख देंगे। उसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से है जो जीवाश्म ईंधन क्या है। तो लिखेंगे जब कोई जीव अथवा वनस्पति का जो अवशेष होता है वो करोड़ों लाखों वर्षों तक जब जो धरती के नीचे दब जाता है तो उसके अवशेष से जो ईंधन का निर्माण होता है तो उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में पेट्रोल लिख सकते हैं, मिट्टी तेल लिख सकते हैं, डीजल लिख सकते हैं, कोयला लिख सकते हैं, ये सब जीवाश्म ईंधन के स्रोत है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। तो लिखेंगे जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। 2 हानियां लिख दीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। 2 हानियां क्या क्या लिखेंगे? तो प्रथमतः लिखेंगे जीवाश्म ईंधन के द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरा लिखिएगा जीवाश्म ईंधन का जब जो दहन होता है तो CO2 गैस निकलता है जिससे हरित गृह प्रवाह में बढ़ोतरी होती है ना। अथवा यह भी लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन का भंडार जो है वह सीमित है, यह भी इसकी हानि ही है ना। एक बार उपयोग हो गया मतलब दोबारा उसका उपयोग नहीं कर पाइएगा। ऐसा बात तय है कि यदि 4 लीटर पेट्रोल यदि अपनी गाड़ी में भरवाइएगा तो घूमो कीजिएगा, गियर चेंजो कीजिएगा और जहां तहां यूं ही लौटाइएगा गाड़ी से, और उसके बाद भी पेट्रोल यदि गाड़ी में बचा रहेगा तो ये संभव नहीं है ना। कहने का मतलब ये कि यदि एक बार उसका उपयोग कर लीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि वापस से फिर से उसका उपयोग कर पाइएगा। वापस से करने के लिए फिर वापस से खरीदना होगा, मतलब जाकर के पेट्रोल पंप वाला के नोट देना होगा, चाहे फोन पे, गूगल पे, टूगल पे जो भी होता है उससे फोन पे पैसा पेड करना होगा, तब आपको दिया जाएगा पेट्रोल। फिर आप गाड़ी पर चढ़िएगा और फिर उड़ाते रहिएगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। लिखेंगे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत जो है उनका भंडार कहीं ना कहीं सीमित है और मांगे अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है ना। इसलिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, बल्कि ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत है उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि उनके भंडार जो है सो असीमित है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के कई ऐसे स्रोत हैं, किसी एक भी ऊर्जा स्रोतों का नाम लिख दीजिएगा आप लोग, जैसे सौर भी ऊर्जा है, पवन भी ऊर्जा है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है। तो जो ऊर्जा स्रोत आपको स्मरण रहे उस ऊर्जा स्रोत का नाम लिख दीजिएगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से अच्छा ईंधन क्या है। तो लिखेंगे अच्छा ईंधन वह ईंधन होता है जो कि जलने के पश्चात अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, जो कि जलने के पश्चात धुआं उत्पन्न न करे, जो जलने के पश्चात प्रदूषण न फैलाए, तो वैसा ईंधन ही अच्छा ईंधन कहलाता है। तो इस प्रकार ऊर्जा के स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया जो कि प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग मेहनत से अध्ययन जारी रखिए और मेहनत से अध्ययन जारी रखने का एक परिणाम यह होगा कि आपका भविष्य स्वर्णिम होगा और आपका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए। माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ
और हर दिन करता हूँ कि माँ सरस्वती भगवती आप सबका भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद।